नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में साल 2022 में शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस सूबे में सत्ता की वापसी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के क्षेत्र खटीमा से 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। वह बीजेपी प्रदेश में माहौल बनाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के गढ़ श्रीनगर से 3 सितंबर को शुरू कर रही है। पहाड़ पर अब यात्राओं का दौर। बीजेपी कांग्रेस खूब लगाएगी जोर। 22 से पहले सियासी शोर, जनता की डोर किस ओर। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में तू डाल डाल में पात पात का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जो उसके तोड़ में बीजेपी ने इसी दिन से जन आशीर्वाद निकालने का प्लान तैयार किया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी की विधानसभा क्षेत्र खटीमा से 3 सितंबर से बीजेपी सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जिसका पहला चरण 6 सितंबर को हल्द्वानी में खत्म होगा। वहीं बीजेपी ने भी इसका तोड़ ढूंढ लिया है। बीजेपी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के खिलाफ जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है, और वो भी 3 सितंबर से ही। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत श्रीनगर विधानसभा सीट से होगी। इस सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी यात्राएं निकाल रही है, उसके पहले जनता उनसे ये प्रश्न करती है और जनता उनसे इस बात का उत्तर चाहती है कि आज उत्तराखंड देश में बेरोजगारी के मामले पे दूसरे नंबर पर क्यों आ गया। वो जन आशीर्वाद यात्रा में लोग क्यों सहयोग दें उनको, जो बेरोजगारी के वजह से अपने घरों में 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, वो लोग क्यों उनको सहयोग दें। वो किसान क्यों उनको सहयोग दे, जो किसान उनके एक्ट से, केंद्र सरकार के एक्ट से दबा पड़ा है। वो किसान क्यों उनको सहयोग दे, जिसको पिछले कई सालों से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। वो किसान उनको क्यों सहयोग दे, जो गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ता हुआ देखना चाह रहा था, लेकिन इस सरकार ने वो समर्थन मूल्य बढ़ाया नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता हमारे साथ है। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहाड़ की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से खुश नहीं है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की, तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा मुझे लगता है कि केवल एक ढकोसला है, और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। अभी हमने जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी के नेतृत्व में निकाली गई, और निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तराखंड की जनता का हमारे प्रति स्नेह और प्रेम है, और जिस तरह से उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड का आपस में एक बहुत गहरा नाता है, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में 2022 में हम 57 पार करके पुनः सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर बनाएंगे। रैली तो लाजमी है, इन्होंने निकालनी है, क्योंकि जनता तो खुश नहीं है। अब वो कितना जनता को खुश कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा इन रैलीज़ के जरिए जो जा रहे हैं। और रैली निकालना तो पार्टीज़ का इनका नॉर्मल काम है। रैली का लेकिन मकसद होना चाहिए कि अवेयरनेस आए लोगों में, जो लोगों के मुद्दे हैं वो समझ में आए, और उन मुद्दों को सरकार इम्प्लीमेंट भी करे। वो मेरे ख्याल से कैसे होगा वो डिपेंड करेगा, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा दोनों पार्टी से खुश रहेगी। परिवर्तन यात्रा हो या जन आशीर्वाद यात्रा, सबका मकसद 2022 का विधानसभा चुनाव ही है। ये अलग बात है कि अंतिम फैसला जनता को ही करना है। वो किसे फर्श पर ला दे और किसे अर्श पर बिठा दे, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। आगामी 2022 चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस पार्टी में रैलियों का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं तीसरा मोर्चा आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में उतर गया है। बीते दिनों जहां भाजपा ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर पिछले 4.5 सालों के काम को जनता के बीच में पहुंचाया है, तो वहीं कांग्रेस अब परिवर्तन यात्रा निकालकर सरकार के 4.5 साल की नाकामयाबियों को जनता के बीच में लाने का काम करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस की इन यात्राओं का प्रभाव उत्तराखंड की जनता पर कितना पड़ता है, और 2022 का ताज जनता किसके सर पर सजाती है। कैमरामैन अनूप के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे देवभूमि के चक्रव्यूह में कि परिवर्तन यात्रा वर्सेस जन आशीर्वाद यात्रा का इंपैक्ट उत्तराखंड की सियासत पर क्या पड़ेगा, और इस यात्रा का लाभ दोनों पार्टियों को किस स्तर पर मिलेगा। और इस चर्चा मेरे साथ विनय गोयल साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रतिमा सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और संजय भट्ट साहब हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। 2 यात्राएं तो हो रही हैं, परिवर्तन यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, 2 स्थापित पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। आम आदमी पार्टी अभी उसमें नहीं है। तो संजय भट्ट साहब आपसे शुरू करेंगे।
एक पार्टी कर रही है जन आशीर्वाद, आशीर्वाद जनता से मांग रही है, और ये जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हिट रहा है। कई प्रदेशों में ये अलग अलग जो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी केंद्र के, वो गए तो उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था। इम्पैक्ट क्या होता है, वोट पर क्या असर पड़ता है, ये भी नहीं पता, लेकिन भीड़ जुटी है, भीड़ जुट रहे थे, लोग पहुंच रहे थे। कांग्रेस पार्टी परिवर्तन की यात्रा चलाएगी, बताएगी कि भाई सरकार ने क्या नहीं किया। आखिरकार आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। आपकी कौन सी रणनीति, आप लोग भी क्या कोई यात्रा का प्लान कर रहे हैं? देखिए धर्मराज जी, पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर से निकाल रही है जन आशीर्वाद यात्रा, मेरा मानना है कि इन्हें श्रीनगर से ना निकालकर बद्रीनाथ, केदारनाथ या यमुनोत्री, गंगोत्री से इस यात्रा को निकालना चाहिए, ताकि वहां के पंडे, पुरोहित और जो दूसरे हकूकधारी हैं वो इनको अपना अच्छी तरह से आशीर्वाद दे दें। और ये यात्रा जब जाएगी तो मुझे लगता है कि वो जो पुल गिरे हैं देहरादून में उनसे भी होके जानी चाहिए, ताकि जनता को भी पता चले पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री बदलाव कार्यक्रम के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जनता के विरोध में कानून लेके आए हैं और प्रचार फैलाया है, चाहे वो कुंभ घोटाले का हो या विभिन्न पुलों के गिरने का हो, या आज जिस प्रकार से आपदा में फंसा हुआ उत्तराखंड है उसमें सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। रोज खबरें आती हैं कि आज हमारी बहन ने, माता ने प्रसव के दौरान वहां पर 15 किलोमीटर चले, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। कल खबर आई उत्तरकाशी में 15 किलोमीटर तक एक मरीज को उठा के लाए डांडी कांडी में। तो ये सब उत्तराखंड में चल ही रहा है। तो ये नहीं मालूम कि ये कौन सी यात्रा है, कैसा आशीर्वाद ये चाहते हैं जनता से। 57 सीटों का जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद नहीं, और कांग्रेस पार्टी पे आप कमेंट नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी भी तो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। बेरोजगारी, कांग्रेस पार्टी भी तो परिवर्तन चाह रही है और चाह रही है कि परिवर्तन करके उनको आशीर्वाद दे दे जनता। जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी भी निकाल रही है परिवर्तन यात्रा, और क्योंकि खटीमा से शुरू करेंगे और खटीमा में इनके 5 प्रदेश अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष कापड़ी जी खटीमा से हैं। तो अब ये परिवर्तन तो कांग्रेस में ऑलरेडी हो चुका है, एक की जगह 5-5 अध्यक्ष आ चुके हैं। अब ये 5 अध्यक्ष 10 विधायकों को संभाल रहे हैं और इनका परिवर्तन होगा, अवश्य ही होगा। और ये एक अंक में जीतेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, क्या दिया है उत्तराखंड वासियों को, वो डिलीवरी इनकी सब देख चुका है उत्तराखंड वासी अच्छे से। ये चलिए, एक आम आदमी पार्टी का स्टैंड जानना बहुत जरूरी था। उसके बाद तो 2 यात्राओं को प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि मेरे साथ बने हुए हैं। प्रतिमा सिंह जी, परिवर्तन यात्रा पर क्या परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो क्यों होगा? देखिए, परिवर्तन यात्रा खटीमा से निकाली जाएगी, जहां हमारे जो है शहीदों ने शहादत देने का काम किया था। अब परिवर्तन क्या होगा, बस मैं 1-2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर था इंतजार जिसका, ये वो शहर तो नहीं। तो परिवर्तन यही होगा कि जिस प्रदेश का, जिस विकास का जो इंतजार है देवभूमि की जनता पिछले 4.5 सालों से कर रही है, जिसका वादा डबल इंजन की सरकार का भाजपा ने 2017 में किया था, तो आज वो विकास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। चाहे आप दृष्टि पत्र की बात कर लीजिए 2017 में जो इन्होंने अपना लेके आए थे, जिसमें इन्होंने रोजगार की बात करी थी, महंगाई कम करने की बात करी थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी। आज धरातल पे आप स्थिति स्पष्ट है सबके सामने कि बेरोजगारी में उत्तराखंड की क्या स्थिति है, महंगाई चरम पर है, किसान हमारे जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं, महिला सुरक्षा तो छोड़िए, महिला भाजपा के नेताओं से ही सुरक्षित नहीं है। और जिस शिक्षा की बात इन्होंने की थी, उस शिक्षा क्षेत्र को भी जो है इन्होंने किस तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की, इसका सीधा साधा एग्जाम्पल बहुत सारे हैं कि एक यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं जो HNBU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसको डीएफिलिएशन का काम जो है धन सिंह रावत करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आशीर्वाद यात्रा पे आना चाहूंगी कि आशीर्वाद यात्रा बिल्कुल आप निकालिए, क्योंकि जनता तय कर चुकी है कि आपको आशीर्वाद के रूप में 2022 से सत्ता से निकालने का काम जो है
वो देश की जनता करने जा रही है। क्योंकि ठीक आप है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए बस, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, अभी आपने उत्तराखंड में देखा कि जो अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं तो उन्हें किस तरीके के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग टूटी सड़कें दिखा करके आपसे कह रहे हैं कि ये है आपका विकास, और जितने भी पुल और जितनी भी सड़कें आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जिनका हल्ला मचाती रही 4-4.5 सालों में, वो ऐसे ढह रही है, मानिए ठीक है उसके प्रतिमा नीचे सिंह जी, मक्खन ठीक है। रखा हो। जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निकाल रही है। गोयल साहब, जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से भारतीय जनता पार्टी देश के और भी प्रदेशों में यात्रा निकाल चुकी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री सब शामिल हुए थे, भीड़ बड़ी हुई और अच्छा रिस्पांस मिला अलग अलग हिस्सों में। क्या उत्तराखंड में आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि उसी तरीके का रिस्पांस आपको मिलेगा, और जब आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता आपको आशीर्वाद देगी? क्योंकि इस बार आप लोगों की कुर्सी बदल गई है, इस बार आप लोग जवाब देने वाली कुर्सी में बैठे हैं, ना कि सवाल पूछने वाली कुर्सी में। देखिए धर्मराज जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले दिनों जन आशीर्वाद यात्राएं निकली वो बहुत ही सफल रही और सब जगह बहुत अच्छा रिस्पांस उसे मिला, और वो एक ट्रेलर पूरे देश ने देखा है। और आगे आने वाले समय में जो हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं निकलने वाली हैं, उनको उससे भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा और ये पूरा प्रदेश देखेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसी से बौखलाई हुई है, और जिस प्रकार से अभी मैं अपने प्रतिपक्षी साथियों के विचार सुन रहा था, एक पार्टी तो ऐसी है जिसका अभी कहीं नाम का ये पता नहीं है, कोई एक पार्षद भी जिसका नहीं है, वो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। और दूसरी कांग्रेस पार्टी जिसने 5 अध्यक्ष बनाए, और उसके बावजूद आज स्थिति इनसे संभल नहीं रही है। और लगातार आप देख रहे हैं कि अभी हरीश रावत जी ने एक बयान किया कि वो पंजाब के भी प्रभारी हैं, और उनके प्रभारी बनते ही पंजाब में कैसे कैसे घुल मिले हैं वो सबने देखा। और अब हरीश रावत जी कह रहे हैं मेरी जान वहां से छुड़ाओ, मुझे उत्तराखंड को देखने दो, उत्तराखंड में कुछ भी संभलने में आ नहीं रहा है। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो सब साफ दिखाई दे रहा है। जबकि आप अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आज लगातार 11,235 बूथ पर हमने बूथ सत्यापन का काम प्रारंभ किया था, और लगभग 75% से अधिक बूथों में कल तक सत्यापन नहीं। आप मुझे ये बताइए गोयल साहब, क्या आप कर रहे नहीं कर रहे उससे उतना वो आपकी पार्टी कर रही है, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। जिसका मैंने जिक्र किया कि 2 कुर्सी होती है, एक कुर्सी जिसमें आप दूसरे साइड बैठे होते हैं और आपको सवाल पूछना होता है, आपकी कुर्सी वो नहीं है, आप सामने बैठे हैं, सवाल तो बाकी लोग पूछेंगे, मेरे जैसे लोग पूछेंगे, प्रतिमा सिंह पूछेंगे, भट्ट साहब पूछेंगे, आपको जवाब देना है। क्या आपके पास जो जनता का क्वेश्चनर होगा जो विपक्ष पूछ रहा है उसके जवाब हैं? बिल्कुल जवाब है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पूरे देश में उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है जिसमें सभी उत्तराखंड वासी आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर्ड हैं। इससे एक कदम आगे बढ़कर अभी पिछले दिनों हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने एक कार्यक्रम किया, और उसमें ये घोषणा की कि जितने भी टेस्ट नहीं सर, सारे टेस्ट फ्री किए जाएंगे। विनय गोयल जी, हम अलग अलग विभागों की योजनाओं पर नहीं जाएंगे। 75 विभाग होते हैं, 75 विभाग के एक एक विभाग के 75 योजनाएं होते हैं, उस पर फिर कभी हम बातचीत कर लेंगे कि पर्टिकुलर स्वास्थ्य विभाग में क्या हुआ, लोक निर्माण विभाग में क्या हुआ। प्रतिमा सिंह जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं प्लीज, फिर मैं भट्ट साहब के पास आऊंगा। देखिए मैं कितनी बार बार आप एक सफेद हाथी का नाम लेने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है आयुष्मान योजना। आयुष्मान कार्ड की आप बात करते हैं, क्या वो दिन भूल जाते हैं इस प्रदेश के लोगों को जब कोरोना काल 1 और कोरोना काल 2 में किसी भी अस्पताल ने अगर आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज किया हो, तो मैं आपसे कहती हूँ आज आप मुझे डेटा दे दीजिए, मैं कल से जो है छोड़ दूंगी अपनी राजनीति। दूसरी बात कहना चाहती हूँ, किस विकास की बात करते हैं विनय गोयल जी, आप इतने सीनियर है मेरे, मैं कभी आपके बीच में नहीं टोकती। सुनिए आप किस विकास की बात करते हैं? वो विकास जिसकी पोल कैग ने खुद खोल दी 3 दिन पहले विधानसभा में आकर के। कैग ने खुद कह दिया कि जिस सरकार के पास जो है राशि मौजूद है, आपके पास कैश इनफ्लो था, उसके बाद भी आपने 5100 करोड़ रुपए बाजार से ऊंची दरों में लेने का काम किया। तो ये
जनता को इसका जवाब कहां से देंगे कि जिस प्रदेश में हमारे ऊपर 70,000 66,000 के करीब पूरा जो है हम उधार में है, प्रदेश का एक एक व्यक्ति का रोआ रोआ जो है आपने कर्ज में डुबो दिया है। उस कर्ज को लेकर के भी 210 परियोजनाएं जो है लोक निर्माण विभाग की वो पेंडिंग पड़ी है। किस विकास की बात कर रहे हैं आप? 886 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जो 4.5 सालों से पेंडिंग पड़ी है। और ये सिर्फ 210 परियोजनाएं नहीं है, ये 210 परियोजनाएं अन्य परियोजनाओं को भी इफेक्ट करती है। चलिए, जनता को इसका जवाब आप कैसे देंगे? नहीं, वो जवाब वो देंगे आप तो, ये क्योंकि आप जब परिवर्तन के लिए जा रही हैं तो यही सब बात अब जनता को बोलेंगे, वो आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, इन्हीं बात को रिपीट करेंगे। ठीक है संजय भट्ट साहब, देखिए गोयल साहब ने एक बात कहा कि वो कहीं अस्तित्व में नहीं है, मैं थोड़ा दिमाग स्विच हो गया था, वहां पर एक लाइन बस मैं कोट करना चाहूंगा, सबकी शुरुआत जीरो से होती है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं गोयल साहब, तो इनकी भी शुरुआत जीरो से है, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम 2 4 10 20 सीट जितने भी आ जाए या सरकार बना लीजिए, तो इनकी अपनी बात है। 2017 में पंजाब में थे, हरीश रावत का आपने जिक्र किया, जो प्रभारी हैं वहां के। आम आदमी पार्टी 2017 से पहले पंजाब में कुछ नहीं थी, 20 सीट पे आ गई, 24% उनका वोट शेयर हो गया। तो ये कोशिश तो अपनी तरफ से कर रहे हैं। आप आगे बताइए भट्ट साहब, क्या आपके कमेंट थे? संजय भट्ट साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए विनय गोयल जी के पास आते। विनय गोयल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। विनय गोयल साहब, देखिए अब जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास हर सवाल का जवाब है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लंबा चौड़ा आरोपों का लिस्ट जारी किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि आप किन किन चीज़ों में फेल्योर रहे। हालांकि इन तमाम पहलुओं को अगर हम देखें तो आप एक साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होंगी जो 5 साल पहले से भी रही होंगी। लेकिन तत्कालिक तौर पर आपने एक आध योजनाओं का जिक्र किया। एक कोविड का दौर था और इस कोविड के दौर में जो मैनेजमेंट हुआ, गुड मैनेजमेंट हुआ या मिस मैनेजमेंट हुआ, ये सारे फैक्टर, या फिर जो लोग वापस लौटे उनको किस तरीके से आप लोगों ने फेलिसिटेट किया, ये सारी चीज फैक्टर होंगी तत्कालिक तौर पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए धनराज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कांग्रेस पार्टी से ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं करते कि वो किसी भी हमारे काम की तारीफ करेंगे। ये हमारे विपक्षी दल हैं, इनका काम ही हमारे किए हुए कामों पर सवाल खड़ा करना है। ये जनता के बीच में जब जाएंगे तो ये हम पर एक से बढ़कर एक आरोप लगाने का प्रयास करेंगे। हम अपने कार्य को जनता के सामने लाएंगे। लोकतंत्र में असली मालिक जनता है। जनता बता देगी कि ये कांग्रेस सही कह रही है कि भाजपा क्या सही कह रही है। और इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये काम 4.5 साल में कांग्रेसियों का पता नहीं था ये कहाँ है। अगर हमारी सरकार कोई अच्छा काम न कर रही होती या कहीं किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार होता तो पिछले 4.5 साल में कहीं ये सड़कों पर दिखाई देते। लेकिन चूंकि इनके पास हमने कोई मुद्दा ऐसा छोड़ा ही नहीं था कि हमारी सरकार पर सवाल उठाए, तो 4.5 साल ना तो ये ना आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दी है। अब चूंकि चुनाव सामने आ रहे हैं तो इन्होंने अपने अस्तित्व के लिए आरोप तो लगाने ही है और हमने हमारे जवाब जनता के सामने हम ले जाएंगे, जनता निर्णय करेगी। ये तो लोकतंत्र का तकाजा है और हमेशा ऐसा होता है। ठीक है संजय भट्ट साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आपको मेरी आवाज आ रही भट्ट साहब? जी जी जी, आप बताइए क्या रिस्पॉन्ड कर रहे थे आप गोयल साहब को? गोयल साहब ने कहा कि जिसका कुछ जनाधार नहीं है वो लंबी लंबी फेंकते हैं। देखिए 3 बार भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री रहे दिल्ली में और फिर उसके बाद 3 विधायक हो गए। तो ये समय समय की बात है कि जीरो से सब शुरू होते हैं। 1980 से पहले ये भी जीरो थे भारतीय जनता पार्टी वाले, और फिर 1-2 न जाने कहां कितने हुए, और आज सरकार है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जनता के हित का काम करना चाहिए। और लंबी लंबी फेंकने की बात जहां तक है तो पूरा उत्तराखंड पिछले 20 साल से 21 साल से देख रहा है कि आपने 8 मुख्यमंत्री इस उत्तराखंड को दिए अपने 11 साल के कार्यकाल में। तो आपने किया क्या उत्तराखंड के लिए? आपने लंबी लंबी तो फेंकी। आप ये बताइए कि 4,500 करोड़ का कर्ज था जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, फिर उसके बाद 2 साल की सरकार रही, वो 7 करोड़ हो गया, 12 करोड़ हो गया, ये आज 70 करोड़ के करीब कर्ज है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो सरकारें रही उन्होंने उत्तराखंड को डिलीवर क्या किया? सिर्फ कर्जा। आज मेरा बाल बाल उत्तराखंडी खंड के एक एक व्यक्ति का बाल बाल कर्जे में है। ये किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 5 साल से सरकार रही, इसने क्या दिया? उत्तराखंड को सिर्फ लूटा खसोटा और सिर्फ
घोटाले भ्रष्टाचार किए। और जहां तक कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की बात है, कांग्रेस कहती है परिवर्तन यात्रा। अरे भैया, जनता क्या परिवर्तन करेगी? क्या कांग्रेस को वोट देगी? क्यों विधायक जिताएगी? आपके विधायक जीतेंगे फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वो कहेंगे कि 25 करोड़ में बिक गए, 12 करोड़ में बिक गए, 16 करोड़ में बिक गए। तो आपको कोई क्यों परिवर्तन आपकी बात मानेगा? तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में क्या दिया, क्या नहीं दिया, चलिए भाई प्रतिमा सिंह जी, आम आदमी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि परिवर्तन और जन आशीर्वाद के इतर एक विकल्प है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई एक टर्म बना हुआ है ना उत्तराखंड में 5 साल वाला, ये उसी पर चोट कर रहे हैं। प्रतिमा सिंह जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हर बार बात आती है कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने जो किया है वही धरातल पे नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने टर्म में मुख्यमंत्री देने के अलावा इस प्रदेश को और कोई काम नहीं किया। रही बात आम आदमी पार्टी की बात, तो देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश देवभूमि में कर रही है, पर ये निश्चिंत रहे कि इनको इनकी जो है जमीन है वो नहीं मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वही बन के रहेंगे। अब मैं गोयल जी की बात का जवाब दे दूं, क्योंकि वो प्रतिमा जी सी टीम है, कांग्रेस तो भाजपा की सी टीम है। आपके जो विधायक जीतते हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं। बीजेपी की आज भी जो सरकार है, मुख्यमंत्री बीजेपी का, लेकिन जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ। जी जल्दी से। आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या बात करेंगे? आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल तो खुद कैग ने खोल दी। कैग ने खुद कह दिया कि स्वास्थ्य जो क्षेत्र है उसमें अभी सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है, और वेव 1 और वेव 2 से सीखने की जरूरत है। अभी हमारे दोनों प्रवक्ता बात कर रहे थे कि कितना उधार था और कांग्रेस ने क्या किया। एक छोटा सा आंकड़ा दूंगी, 10 सेकंड दीजिए बस मुझे। ये एक वर्ड होता है SDGP, जिसे हम कहते हैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद जी, ठीक है। इसका मैं कंपैरिजन करूंगी कि इस देश में इस प्रदेश के लिए किस पार्टी ने कर्जा लिया और SDGP भी नहीं बढ़ने दी। 2015, 16 और 16-17 में ये कर्जा था हमारे पास 44,583 करोड़ का, लेकिन उस वक्त SDGP थी 10.14। चलिए विनय गोयल साहब, फाइनल कमेंट सर, जल्दी। एक मिनट, एक मिनट प्रतिमा सिंह जी, ये 1000 करोड़ अरब, भाई जो जिसकी दिहाड़ी 200-500 हजार रुपए वाले जो वोटर हैं उनको 1000 करोड़ अरब खरब का कोई पता नहीं होता। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट ठीक है, ये नहीं प्रतिमा सिंह जी, देखिए 1000 करोड़ अरब खरब ये आंकड़ा आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, प्रवक्ता लोगों के बीच चर्चा के लिए हो सकता है, एक दूसरे को डाउन करने के लिए, एक दूसरे से ऊपर लेने के लिए। आम आदमी तो 100, 200, 500 हजार के लिए झगड़ा करता है। विनय गोयल सिंह, जल्द 30 सेकंड में शांत कराइए ना मैडम को। ठीक है प्रतिमा जी, एक मिनट सुन लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए, मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रदेश की व्यवस्था के लिए जो भी ऋण लिया है, वो जो हमारे नॉर्म्स स्थापित है उससे बाहर जाकर कोई ऋण नहीं लिया है। और हर राज्य की सीमा होती है, रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित होती है। उस रिजर्व वो इसीलिए होती है कि वो अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए। चलिए, ऋण की बात आ रही है, लेकिन बात हमने शुरू किया था जन आशीर्वाद और परिवर्तन से। आखिरकार परिवर्तन होता है या नहीं होता, आशीर्वाद मिलता है या नहीं मिलता, या फिर जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई तीसरे विकल्प के तौर पर हमें, जनता कब तक हर 5 साल वाले रिपीट वाले मूड पर होगी। दावे तो सबके हैं, लेकिन तय जनता को करना है और उसमें भी थोड़ा वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय गोयल जी आपका, प्रतिमा सिंह जी, संजय भट्ट साहब। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।